मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है? आप सभी अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है क्लास 10th सोशल साइंस का मॉडल सेट 1। यह मॉडल सेट जो है वह टर्म 1 की परीक्षा के लिए है। तो बच्चों, आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहूँगा कि टर्म 1 में जो है आप लोगों को कुल 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से प्रत्येक प्रश्न के अंक जो है निर्धारित रहेंगे। ठीक है, इनमें से आप लोगों को 40 में से 40 प्रश्न को बनाना है। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आप लोगों के बीच वह है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति जो है वह 1789 ईस्वी में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है कि सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, या सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो जो है सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के जो लेखक थे उनका नाम था रूसो। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं कि यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। तो यंग इटली सोसाइटी की स्थापना मेजीनी ने की थी, या इन्हें ज्यूसेप्पे मैत्सिनी के भी नाम से जाना जाता है। चौथा नंबर क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ। तो इटली का एकीकरण 1861 में पूरा हुआ था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि शुल्क संघ जॉल्वे राइन की स्थापना किसके पहल पर की गई। तो शुल्क संघ जॉल्वे राइन की स्थापना प्रसा प्रसा की पहल पे की गई थी। ठीक है, किसके पहल पे? प्रसा की पहल पे। देखिए बच्चों, ये सभी क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे आप लोगों को ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड यह जो है 13 अप्रैल 1900 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की। हिंद स्वराज नामक पुस्तक के लेखक जो थे या रचनाकार जो थे उनका नाम था महात्मा गांधी। अब जो है हम लोग इससे थोड़े आगे बढ़ रहे हैं और देखते हैं कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इस पुस्तक के लेखक कौन थे, या इस नारा को किसने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक ने। अब जो है आगे इसके आगे हम लोग चर्चा करते हैं कि ब्रिटिश सरकार ने केसरिए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया। ब्रिटिश सरकार ने केसरिए हिंद से सम्मानित महात्मा गांधी को किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमांत गांधी किसे कहा जाता है। सीमांत गांधी के नाम से अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, एक जैव संसाधन, दूसरा अजैव संसाधन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण जो था वह क्या था? अत्यधिक सिंचाई। क्या था? अत्यधिक सिंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष किया गया था। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से नहीं पाई जाती है। तो आप सभी जानते होंगे कि महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है, गुजरात में पाई जाती है, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। सिर्फ राजस्थान ही एक ऐसा राज्य है जहाँ काली मृदा नहीं पाई जाती, क्योंकि यह मरुस्थलीय क्षेत्र है और इन क्षेत्रों में जो है वह काली मृदा नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी टिप्पणी
प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि कृषि प्रसार ये तो सही कारण हो सकता है, ठीक है। दूसरा है कि बृहद स्तरीय विकास परियोजनाएं। तीसरा है पशुचारण और ईंधन लकड़ी एकत्रित करना। चौथा है तीव्र औद्योगिक और शहरीकरण। तो देखिए ये तीनों जो हैं और वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का सही कारण हो सकते हैं। सिर्फ कृषि प्रसार ही ऐसा है जो वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास के कारण नहीं हो सकते हैं। इसमें अगला क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछा गया है वह है कि बाघ परियोजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। बाघ परियोजना की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है। तो देखिए इस श्रेणी में जो है वह जो है संकटग्रस्त जातियों को भी रखा गया है, दुर्लभ जातियों को भी रखा गया है और लुप्त जातियों को भी रखा गया है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, ठीक है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो है वह है क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है आप लोगों से कि 14वीं शताब्दी में किसने दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया, ठीक है। तो 14वीं सदी में दिल्ली में सीरी फोर्ट क्षेत्र में जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, किसके द्वारा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जल की सप्लाई के लिए हौज खास का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। देखिए इसमें बहुउद्देशीय परियोजनाओं उन क्षेत्रों में जल लाती है जहां जल की कमी होती है। तो यह जो है इसके पक्ष में दिया गया तर्क है, ठीक है। दूसरा है बहुउद्देशीय परियोजनाएं जल बहाव को नियंत्रित करके बाढ़ पर काबू पाती है। तो ये भी इसका तर्क है, ठीक है। तीसरा है बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है। इसको भी माना जा सकता है। बहुउद्देशीय परियोजनाएं हमारे उद्योग और घरों के लिए विद्युत पैदा करती है। तो आपका ये जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, यानी कि ये नहीं हो सकता, ये भी हो सकता है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध जो है वह नर्मदा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस पे बनाया गया है, नर्मदा नदी पे बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्यतः किसी देश की का विकास जो है किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। तो किसी देश का विकास जो है वह मुख्यतः प्रति व्यक्ति आय, औसत साक्षरता दर, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, इन तीनों के माध्यम से जो है वह निर्धारित की जा सकती है। तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह क्या होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए कि किसी देश में 4 परिवार है। इन परिवार की प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। अगर 3 परिवार की आय 4,000, 7,000 और 3,000 है तो चौथे परिवार की आय क्या होगी। देखिए सबसे पहले कह रहा है कि एक परिवार में एक मतलब कि देश में 4 परिवार हैं, ठीक है, जिनकी प्रति व्यक्ति आय 5,000 है। तो 4 को 5 से हम यदि गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 20,000 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है 20,000 में से अब हमारे बीच जो है वह कितना दिया गया है। देखिए अगर 3 परिवारों की आय तो 4,000 और 7,000 11,000 और 3,000 14,000। तो इसमें से 14,000 यदि घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये जो है वह 6,000 आ जाएगा। कितना आएगा, 6,000। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 6,000, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट देशों की तुलना
किस आधार पे करती है? तो मानव विकास रिपोर्ट जो है देशों की तुलना स्वास्थ्य के आधार पे भी करती है, शिक्षा के आधार पे भी करती है, प्रति व्यक्ति आय के आधार पे भी करती है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष में पैदा हुए प्रति 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या क्या कहलाती है? तो प्रति 1000 जीवित बच्चों में से एक वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों को की जो संख्या होती है उसे शिशु मृत्यु दर के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, वनोत्पाद का संग्रह करना किस क्षेत्र की गतिविधि है? तो वनोत्पाद जो है वह प्राथमिक क्षेत्र का गतिविधि है। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, वे क्षेत्रक जो वे क्षेत्रक वे क्षेत्रक जो सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं और उन्हें सरकारी नियमों और विनियमों का अनुपालन करना होता है, क्या कहलाता है? इसे संगठित क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब जो है क्वेश्चन पूछ रहा है, रमेश, सुरेश, नरेश और राकेश 4 भाई हैं। रमेश खेतों में काम करता है, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, नरेश एक शिक्षक है और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर है। इनमें से किसके कार्य सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आप सभी देख रहे हैं, ये जो रमेश है वह खेतों में काम करता है, तो जो यह है वह खेती करना जो है या कृषि करना जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए, सुरेश किसी फैक्ट्री में मजदूरी करता है, तो फैक्ट्री यानी कि विनिर्माण कार्य यानी कि ये द्वितीयक क्षेत्र में आता है। और नरेश एक शिक्षक है, तो आप समझ सकते हैं कि शिक्षक का पैसा जो है वह किसका पैसा है, यानी कि नरेश का जो पैसा है वह तृतीयक क्षेत्र का। और राकेश एक टैक्सी ड्राइवर, यानी कि ये दोनों जो है नरेश और राकेश जो है वह सेवा क्षेत्र का कार्य जो है वह कर रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रोहन एक अकुशल बेरोजगार युवक है। वह रोजगार की गारंटी देने वाली सरकारी योजना मनरेगा के तहत अपना पंजीयन करवाता है। रोहन को वर्ष में कितने दिनों की रोजगार की गारंटी मिलेगी? तो यदि आप लोग पढ़े होंगे मनरेगा योजना के बारे में तो आप लोगों को पता होगा कि मनरेगा योजना के तहत किसी भी मजदूर को 100 दिन के काम की गारंटी दी जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। एक खेत में लक्ष्मण और उसके परिवार के 4 व्यक्ति काम करते हैं, जिसमें सालाना 20 क्विंटल गेहूं का उत्पादन होता है। लक्ष्मण के चचेरे भाई करण ने एक वर्ष तक लक्ष्मण और उसके परिवार साथ मिलकर कार्य किया, परंतु उस वर्ष कुल उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हुई। करण की परिस्थिति को किस श्रेणी में रखा जाता है? तो देखिए, करण की जो परिस्थिति है उसे जो है मौसमी बेरोजगारी में ही रखना चाहिए, क्योंकि सभी लोग जो हैं नहीं, इसको जो है प्रच्छन्न बेरोजगारी में रखना चाहिए, क्योंकि सभी लोग मेहनत कर रहे हैं लेकिन उचित मात्रा में जो है उत्पादन हमें नहीं मिल पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? यानी कि प्रत्येक क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? क्योंकि दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। किसकी समस्या से बचने के लिए? दोहरी गणना की समस्या से बचने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्ता की साझेदारी के संबंध में यह जो है अस्थिरता एवं आपसी फूट को बढ़ाती है। ठीक है। अब जो है हम लोग जानेंगे कि निम्नलिखित में से
बेल्जियम का एक अस्थाई भाषा समूह नहीं है। तो देखिए वहाँ फ्रेंच भी है, डच भी है, जर्मन भी है, लेकिन स्पेनिश भाषा समूह वाले लोग वहाँ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद श्रीलंका में किसे राजभाषा घोषित किया गया? तो श्रीलंका को स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद जो है सिंहली को वहाँ का राष्ट्रभाषा या राजभाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र जो है वह 1948 ईस्वी में बना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन संघवाद की एक विशेषता नहीं है? तो निम्न में से कौन एक संघवाद की विशेषता नहीं है? यह विभिन्न स्तरों की सरकार के यह जो है विभिन्न स्तरों की सरकार के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होते हैं। 36वां जो है, निम्न में से कौन भारत की अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं है? यह जो है अरबी जो है इसे अनुसूचित भाषा के रूप में शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए राज्य सरकार जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है, केंद्र सरकार जो है संघीय सूची के अंतर्गत आता है, केंद्र और राज्य सरकार जो है दोनों समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है, लेकिन स्थानीय सरकार अवशिष्ट अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 का जो है आंसर घ हो जाएगा। अब जो हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं, भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? भारत में विकेंद्रीकरण के संबंध में कौन सत्य है? तो इसका उत्तर जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वास्तविक यानी कि वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर हम लोग बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सुमेलित हो जाएगा, देखिए आप लोग इसको टाइम निकाल के पढ़ लीजिएगा। इसमें जो है दबाव समूह जो है राजनीतिक में सीधे भाग लेते हैं, ये जो है सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नर्मदा बचाओ आंदोलन एक मुद्दा पर आधारित आंदोलन, खाद्य विक्रेताओं का संघ, दबाव समूह, तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल, श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली। तो इसमें जो है नर्मदा बचाओ आंदोलन ये भी सही है, लेकिन ये जो खाद्य विक्रेताओं का संघ है वह दबाव समूह ये जो है सुमेलित नहीं है। तो इस तरह से आप लोगों के बीच मैंने सोशल साइंस सेट 1 टर्म 1 का जो है कंप्लीट कर दिया। तो उम्मीद है कि आप लोग जो है इसको समझ पाए होंगे और इसमें आप लोगों को पूरे क्वेश्चन को डिस्कस किया गया। जहाँ कहीं भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।